बनारस के विस्मृत जननायक बाबू जगत सिंह केंद्रित सोच विचार पत्रिका के स्वतंत्रता दिवस अंक का लोकार्पण आज यहाँ अभी होने जा रहा है। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार, काशी के कर्मवीर, बाराबंकी के मूल निवासी, हमें पत्रकारिता में प्रवेश कराने वाले पथ प्रदर्शक श्री संकट मोचन महंत जी के भी, जो वर्तमान महंत जी हैं, उनको शिक्षित करने वाले उनके भी गुरुदेव हैं आप। लखनऊ से जिनकी कर्मस्थली इस समय बनी हुई है, जो समाज के चौथे स्तंभ के सजग प्रहरी हैं, आदरणीय माननीय श्री निरंकार सिंह जी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। हम मंच पर आसीन हो गए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच आज के समारोह के मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, लंका निवासी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व न्यासी, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषविद महामहोपाध्याय प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी के शिष्य, देश विदेश में अनगिनत भक्तों का कष्ट निवारण करने वाले, घोर मंगली ऐश्वर्या राय अभिषेक जी को परिणय सूत्र में आबद्ध कराने वाले प्रख्यात ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर चंद्रमौली जी उपाध्याय जी हम लोगों के बीच में हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आपका हम लोग अभिनंदन करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में विद्याश्री न्यास के सचिव, स्मृति शेष, देश के वरिष्ठ साहित्यकार, कई विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र जी के अनुज, गोरखपुर जिनकी जन्मस्थली है, वर्तमान में अभिलाषा कॉलोनी वरुणापुल के निवासी हैं, साहित्यिक गतिविधियों को गति प्रदान करने वाले वाराणसी विकास समिति के संरक्षक डॉक्टर दयानिधि मिश्रा जी, जो यातायात नियोजन समिति के भी कमेटी के प्रमुख हैं, हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। विशिष्ट अतिथि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर, वामपंथी विचारक, वाणिज्य संकाय में प्रोफेसर रहे, राजघाट गांधीयन इंस्टीट्यूट के निदेशक रहे, परम आदरणीय प्रोफेसर दीपक मलिक साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पर हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच साहित्यिक पारिवारिक मासिक पत्रिका के संपादक, प्रकाशक, संचालक आदरणीय नरेंद्र नाथ मिश्र जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो बाबू जगत सिंह जी के छठे वंशज हैं। सच कहें तो अंग्रेजों ने अगर अन्याय न किया होता तो शायद आज वो काशी नरेश की भूमिका में हमारे बीच होते। ऐसे प्रदीप नारायण सिंह जी का हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम में बहुत विलंब न करते हुए मैं हमारे बीच वैदिक विद्वान, कर्मकांडी, कथावाचक आचार्य दिनेश पांडे जी मौजूद हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि मंगलाचरण के साथ आज के कार्यक्रम का श्री गणेश करें। ओम पूर्णस्त्वादित्या रुद्रा बासावाः सौमिन्दाताम्मा पुनर्ब्रह्माणो वासुनीता जदन्यैः घृतेन तवां तान्नवां वरधाय सवा सतियाः शान्तु जजमानस्य कामाः सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। और आज के जो एक और विशिष्ट अतिथि हैं, दो लोग और हमारे बीच आ चुके हैं।
साहित्य व लेखन कला के मर्मज्ञ, शिक्षा जगत में पृथक महत्व स्थान बनाने वाले, सैकड़ों पुस्तकों के समीक्षक, लेखक, काशी के साहित्य को ऊंचाई प्रदान करने वाले, गीलट बाजार पत्रकार फोरम के सामने जिनका अपना आशियाना है, यूपी कॉलेज में शिक्षकों के बीच महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाले वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम सुधार सिंह जी से निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे दूसरे जो विशिष्ट अतिथि हैं आज के, पत्रकारिता साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर, लंबे समय तक दैनिक जागरण वाराणसी में अपनी लेखनी के माध्यम से साहित्य जगत की सेवा करने वाले, पहले माँ गंगा के तट पर गाय घाट में, अब मुंशी प्रेमचंद नगर में रहने वाले प्रख्यात कवि पंडित हिमांशु उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई, आपसे अनुरोध है कि मंच पर। अब मैं निवेदन करूंगा, अतिथि देवो भव की परंपरा में अपने स्वागताध्यक्ष आदरणीय प्रदीप नारायण सिंह जी, जो जगतगंज राज परिवार के सदस्य ही नहीं, भारतीय स्वतंत्रता जन क्रांति 1799 के महानायक, बाबू जगत सिंह के छठे वंशज, जगत सिंह रॉयल फैमिली प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि, बाबू जगत सिंह शोध समिति के संरक्षक, देश के नौनिहालों के लिए प्रेरक, स्वतंत्रता इतिहास की अनकही गाथा का सच दुनिया के सामने लाने वाले बाबू प्रदीप नारायण सिंह जी से अनुरोध है कि वो आएँ और हमारे आज के समारोह के अध्यक्ष परम आदरणीय निरंकार सिंह जी का अंगवस्त्रम से उड़ाकर स्वागत करें। और आचार्य दिनेश पांडे जी से निवेदन है कि मंत्रोच्चार के बीच आप तिलक लगाने की कृपा करें। हमारे बीच आदरणीय भारती भूषण जी, जो हम लोगों के बड़े भाई हैं, अग्रज हैं, लखनऊ से चल के हमारे निवेदन पर आए, उनसे अनुरोध है कि आगे आने की कृपा करें। गुरु जी मंगलाचरण के साथ आदरणीय भाई भारती भूषण जी अब अपने मुख्य अतिथि जी को अंगवस्त्रम उड़ाने के लिए निवेदन करेंगे। माननीय अरविंद सिंह एडवोकेट, जो हमारे सदस्य हैं बाबू जगत सिंह शोध समिति के। हाँ हाँ, अच्छा आ गए। ठीक है, प्रोफेसर दीपक मलिक साहब का अंगवस्त्रम उड़ाकर स्वागत करने के लिए हम वाराणसी विकास समिति के कार्यकारिणी के यूआर सिंह साहब से अनुरोध करेंगे कि आप आएं और प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी का स्वागत करें। हमारे बीच बड़े भाई हिमांशु उपाध्याय जी मौजूद हैं। हम निवेदन करेंगे भाई अशोक आनंद जी से कि आप आपका अभिनंदन करें। नरेंद्र नाथ मिश्र जी, उनका आप सम्मान करें। वो ठीक है ही। हम चाहेंगे कि हमारे स्वागताध्यक्ष महोदय का भी आप अंगवस्त्रम उड़ा करके आदरणीय प्रदीप भैया का हम लोगों की तरफ से स्वागत करें। हाँ, शमीम अहमद जी कहाँ हैं? रिसर्च कमेटी के सदस्य हैं भाई विकास यादव जी। जी, हम यूआर सिंह साहब से भी अनुरोध करेंगे कि हमारे गुरु जी का। हाँ गुरु जी जी। आदरणीय प्रदीप नारायण सिंह जी से कि आज हमारे समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री विद्यान्यास के हमारे सचिव आदरणीय डॉक्टर दयानिधि मिश्रा जी का अंगवस्त्रम से स्वागत करें।
अपने जो अंक का प्रकाशन हुआ है और जो आपने कार्य किया है, अतिथियों का स्वागत करते हुए संक्षिप्त में उस पर भी हमारा प्रकाश डालने की कृपा करें। आदरणीय प्रदीप नारायण सिंह भैया, सम्मानित मंच को मैं सबका पैर छू के प्रणाम करता हूं और आदरणीय निरंकार जी का मैं और अरुण मिश्र जी का विशेष धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस रिसर्च को इतना महत्व दिया है, समझा है और आज ये सोच विचार पत्रिका में बाबू जगत सिंह के ऊपर लेख हैं। बाबू जगत सिंह अंक बाबू जगत सिंह को समर्पित किया है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी रिसर्च टीम के सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो कि 6 साल से लगातार लगे हुए हैं हमारे साथ, कंधे से कंधा मिला के। ये रिसर्च तब आया है, अभी भी उसमें रिसर्च का कार्य जारी है। जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि शुरू से उन लोगों ने हमें उत्साहित किया, इस रिसर्च कमेटी को उत्साहित किया, जिसका परिणाम आज ये है कि पत्रिकाओं में भी आ रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब सारनाथ में पूरी तरीके से बदलेगा और सारनाथ की खोज का श्रेय ईश्वर चाहेगा तो बाबू जगत सिंह को जाएगा, न कि अंग्रेजों को जाएगा, जो कि 250 साल से गलत तरीके से अंग्रेजों ने उसको रखा हुआ है और उन्होंने एक नैरेटिव तय करने की कोशिश की है कि सनातनी बुद्ध के विरोधी हैं। और जो लेटेस्ट रिसर्च आया है उसमें यह साबित कर दिया गया है कि डंकन उन्होंने झूठ बोला, कास्केट को वो चुरा के ले गए हैं, एशियाटिक सोसाइटी में जमा नहीं किए हैं। और अब लक्ष्य हम लोगों का रिसर्च का ये रहेगा, पूरे देश का लक्ष्य ये रहेगा कि ये जो बुद्ध भगवान की ग्रीन मार्बल की कास्केट थी, खैर ज्वेलरी वेलरी तो मिलेगी नहीं, बट वो कास्केट दुनिया के जिस भी म्यूजियम में होगा उसको हम लोग सर्च करेंगे और भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि वो वापस आए। धन्यवाद। सोच विचार पत्रिका है, उसके विमोचन के लिए हम अपने अतिथियों से निवेदन करते हैं और अनुरोध करते हैं विकास जी से कि सबके हाथ में पत्रिका को देने की कृपा करें। हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि, चौथे स्तंभ के सजग प्रहरी, हमारे निवेदन से लखनऊ से यहाँ पधारे हैं परम आदरणीय भारती बसंत जी। हम उनका स्वागत अंगवस्त्रम से करते हैं और तिलक भी लगाएं। जी मेजर साहब भी आ जाएं, अशोक आनंद जी भी। हमारे बीच वरिष्ठतम सदस्य परम आदरणीय त्रिपुरारी शंकर एडवोकेट
हमारे बीच प्रदीप भैया से निवेदन है कि अंग वस्त्रम उठा करके और विकास जी आप तिलक करके आदरणीय त्रिपुरारी शंकर जी का स्वागत अभिनंदन करें। निवेदन करता हूं अपने शोध समिति के सदस्य, भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के अप्रूव्ड गाइड एसोसिएशन के संरक्षक, मंचासीन विद्वान तो अलग अलग पक्षों पर अपने विचार रखेंगे, लेकिन सारनाथ को केंद्र में रखकर अपनी अभिव्यक्ति दें आदरणीय अशोक आनंद जी, जो अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी के भी संस्थापक हैं और सारनाथ ही नहीं पर्यटन की दृष्टि से काशी की छवि का सही सच सही इतिहास दुनिया में पहुँचे, इसके लिए लगातार सतत प्रयत्नशील रहते हैं। आज हमारे बीच हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने विचार। आदरणीय पत्रकार बंधु और मीडिया के हमारे जुझारू साथियों, अर्थकरी युग में भी सोच विचार पत्रिका ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के जननायक पूज्य बाबू जगत सिंह पर इस माह विशेष अंक प्रकाशित किया है, जिसका विमोचन भी हुआ। हम सभी अभिभूत हैं और संपादक महोदय के प्रति ऋणी भी हैं। मैं भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 1985 में प्रशिक्षित और अनुमोदित हुआ और बहैसियत पर्यटक संदर्शक यानी टूरिस्ट गाइड या कह लें सांस्कृतिक राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं देशी विदेशी मेहमानों को देता रहा हूं। सारनाथ खंडहर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, वहां कई शिलालेख लगे हुए हैं खंडहरों में, आपने देखा होगा। पुरातत्व द्वारा प्रकाशित पुस्तक सारनाथ और इन शिलापट्टों पर उत्कीर्ण अभिलेखों के आधार पर हम सब टूरिस्ट गाइड अपने मेहमानों को जानकारी देते रहते हैं। निश्चित ही जब उन पंक्तियों पर नजर जाती है कि बाबू जगत सिंह जी चेत सिंह के समय दीवान थे या उनके द्वारा धर्मराज का स्तूप को इमारती सामान जुटाने के लिए हानि पहुंचाई गई, तो एक बौद्ध उपासक होने के नाते दुख के साथ साथ रोष भी होता था हम सबको। और जब यह जानकारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा दी गई हो तो इसे हम सब लोग सच मान लेते थे। लेकिन 5-6 साल पहले प्रदीप जी की खोजी प्रवृत्ति ने जब इन्हें अपने अतीत में झांकने को विवश किया, तो गाइडों के संरक्षक होने के नाते और पर्यटन व्यवसाय में सक्रियता के नाते इन्हें मेरी याद भी आई। प्रदीप नारायण जी से मैं 1990 से ही जुड़ गया था, जब इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक उपाध्याय जी ने इस पूनम रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया और जब मुझे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भारत रत्न नेल्सन मंडेला के गाइडिंग का दायित्व भी सौंपा गया था। प्रदीप जी ने मुझे शोध समिति से जोड़ दिया और मैं गहराई से जुड़ गया इस समिति से। शुरू में मेरे कई एक मित्रों ने मुझे हतोत्साहित भी किया और कई साथियों ने असंगत टिप्पणी भी की, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ, चलता रहा। मैंने सभी गाइडों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े साथियों से एक ही उत्तर दिया, मेरे लिए तो बाबू जगत सिंह पूजनीय हैं। यदि बाबू जगत सिंह के कर्मचारियों ने अपना फावड़ा नहीं चलाया होता तो मिस्टर डंकन और मैकेंजी को इस स्थान का पता ही नहीं मिलता और भगवान बुद्ध के इस महातीर्थ जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ का पता बहुत बहुत बाद में होता और सारनाथ को चिन्हित करने का श्रेय बाबू जगत सिंह को जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बाबू प्रदीप नारायण जी के एक सहयोगी और सहयात्री के रूप में कदम से कदम मिलाकर चलने का यह निर्णय लिया मैंने, तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बनारस के विस्मित जननायक बाबू जगत सिंह 1799 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अनकही गाथा पुस्तक जो प्रकाशित हुई है, उसका सबसे पहले विमोचन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी भवन में हुआ और उस आयोजन के संचालन का मुझे सुयोग भी मिला। पुस्तक जब
सब लोगों के हाथों में आई तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। हम सब सारनाथ के बारे में गलत तथ्यों को परोसते रहे। हम सब ने बड़ी भूल की, हमें अपनी भूल को सुधारना चाहिए, ऐसा सब लोगों ने ऐसा महसूस किया। हम सब ने कमर कस ली और शोध समिति के साथ साथ वाराणसी के प्रबुद्ध जनों ने ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखना शुरू किया। गाइडों के संरक्षक और सलाहकार के रूप में मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया और गाइडों के हित के लिए बनी जो यूनियंस थी, एसोसिएशन थे, उसके सदस्यों को जोड़ना शुरू कर दिया और लामबंद करना शुरू कर दिया। गाइड नेताओं के साथ बैठकें की और बाबू जगत सिंह के आशीर्वाद से सबने साथ दिया। सहकर्मी साथी और यूनियन के पदाधिकारी भाई जैनिन जी, अखिलेश, राजेश्वर, विक्रम मेहरोत्रा, नीलेश सिन्हा, अंकित सिंह मौर्य, राजेंद्र पांडे, दिलीप पांडे, अजय सिंह जैसे सक्रिय साथियों ने अपनी अपनी संस्थाओं से पुरातत्व विभाग को गलत शिलापट्टों को बदलने के लिए जोरदार अपील की। स्थानीय अधिकारियों को भी पत्र दिया गया। भाई प्रदीप नारायण सिंह के नेतृत्व में हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक श्री रावत के दिल्ली स्थित कार्यालय भी पहुंचे। हमें रावत जी ने आश्वासन भी दिया। वहां के अधिकारियों को बाबू जगत सिंह पर प्रकाशित पुस्तक भी हम सब लोगों ने भेंट की। कुछ दिनों बाद हम सब के लिए यह स्वर्णिम सुबह भी आई जब हम सारनाथ के खंडहरों में बदले हुए शिलापट्ट के साक्षी बन गए। हमारी खुशी का पारावार नहीं था, हम खुशी में उछल पड़े। गाइडों की एकजुटता और बाबू प्रदीप जी की कर्मठता का प्रतिफलन रहा कि गलत तथ्यों को हटाकर सच को उत्कीर्ण किया गया। मेरी यही मुट्ठी भर इस पवित्र यज्ञ में आहुति थी। मैं उन साथियों का जीवन भर आभारी रहूंगा जिन्होंने मेरी इस ललकार को अभियान में बदल दिया और मेरे सम्मान को अपना सम्मान मानकर मेरे साथ डटे रहे। धन्यवाद। जो अनकही गाथा के रूप में अभी तक इतिहास के पन्नों में दबा हुआ था, कैसे स्नेह स्नेह बाहर आया। और यदि तथ्यों की पुष्टि न होती तो शायद भारत सरकार, पुरातत्व विभाग, कोई भी उस बात को सच नहीं मानता। हमारे शोध समिति के सदस्य मेजर डॉक्टर अरविंद सिंह जी ने यहाँ कब्रिस्तान जो मकबूल आलम रोड पे है, वहाँ उन अंग्रेजों के जिन्हें बाबू जगत सिंह जी ने 1799 में मौत के घाट उतार दिया था, वसीर खान साहब के साथ मिल करके उस स्मारक को भी ढूंढ निकाला। और एक अजब गजब बात यह भी है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी स्मारक पर मारने वाले का भी नाम लिखा हो और वहाँ लिखा हुआ मिला। ऐसे खोजकर्ता जो मेजर डॉक्टर अरविंद सिंह जी हैं, जो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी आपको बड़ा उत्कृष्ट सम्मान मिला। 2007 में आपने उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम एनसीसी अधिकारी के रूप में सम्मान ग्रहण किया और विश्वविद्यालय को आपने 2001 में अपने नेत्रदान किया और 2015 में शरीर दान भी कर दिया है। ऐसे अपने सोच समिति के प्रखर मेजर डॉक्टर अरविंद सिंह से अनुरोध करते हैं कि आप आएँ और बताएं उस इतिहास को जो लोग नहीं जानते कि कैसे आपने ढूंढ निकाला। आपके विचार। मंच से लगाए सभागार तक कई परिचित और कई अपरिचित चेहरों को मैं देख रहा हूं। अब ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी अगर उनके प्रति मैं अभिवादन व्यक्त न करूं। मुश्किल है सबका नाम लेना। तो इस सभागार में जो हमारे अग्रज हैं उनको चरण स्पर्श है, जो हम उम्र हैं उनको प्रणाम है और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद है। आई एम 67 years old। अगर 1799 से गणना की जाए
और गणना में प्रवेश करके इस इतिहास के पन्नों को पलटने का प्रयास किया जाए तो साहब 1799 में वहां से अगर हम स्टार्ट करें तो 225 वर्ष का वक्त लगता है, और अगर 1787 को हम उठाते हैं तो 238 वर्ष 7 महीने 10 दिन का वक्त गणना में आता है, और आज 10 तारीख है। यहीं से बात शुरू करूंगा और इन्हीं दो के बीच में यह पूरी कहानी सिमटी हुई है, पूरा इतिहास सिमटा हुआ है। और अगर इसे संक्षिप्त कर दूं तो सिर्फ 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। पहला जो 1787 से शुरू होता है सारनाथ की सरजमी से, दूसरा पार्ट जो बाबू जगत सिंह की बगावत का है, और तीसरा पार्ट 6वीं पीढ़ी का प्रवेश करना इस इतिहास के संदर्भ में और उसका आउटपुट काशी की जनता को देना। बस इस 30 में ही ये सब कुछ आपस में है। संक्षेप में अपनी बात करूंगा, टू दी पॉइंट बात करूंगा। एक सपना देखा एक व्यक्ति ने जो लोगों के बीच बड़ा लोकप्रिय था, और उसका एक प्रमाण, उस बंदे ने गुरुद्वारा बनाया, मस्जिद बनाई और मंदिर बनाया, कोई भेदभाव नहीं किया। 1787 में एक सपना देखा उस बंदे ने कि क्यों न एक मैं नगर बसा दूं, और यहीं से इतिहास करवट लेता है जब उस शख्स को यह पता चलता है कि सारनाथ के अंदर ईंटें मिल सकती हैं और नगर बसाया जा सकता है। 225 वर्ष किसी ने पन्ने को पलटा नहीं, ऐसा पृष्ठ 225 वर्ष किसी ने खोलकर पढ़ा नहीं, ऐसा इतिहास का पन्ना, और 225 वर्ष जिन तथ्यों पे किसी की निगाह नहीं पड़ी। और 6वीं पीढ़ी का वंश का एक बंदा आता है, उसको एक बात की पीड़ा इतनी जबरदस्त दिल में सालती है कि वो एक रिसर्च कमेटी बनाता है और इस अभियान पे चल निकलता है। पीड़ा क्या थी? पीड़ा थी कि सारनाथ के अंदर एक शिलापट लगा हुआ है और उस पे 2-4 लाइनों से वो बंदा सहमत नहीं था। लाइनें क्या लिखी थी कि सारनाथ की खुदाई में यहां से जो कुछ मिला उन तमाम चीजों को विनष्ट कर दिया गया। और बात तो यहां तक लेके चली गई कि यह प्रचारित हो गया कि उस शख्स के लिए ईंटा चोर शब्द का इस्तेमाल किया जाए। आप सोचिए जरा। और दूसरा, बाबू जगत सिंह महाराज चेत सिंह के दीवान थे, यह सिरे से कहीं नहीं था। और फिर उस रिसर्च कमेटी ने हिंदुस्तान से लेकर ब्रिटिश आर्काइव का एक एक पन्ना पलट दिया, और इस कदर पलटा और खंगाला कि आने वाले वक्त में अब भारत की प्रथम स्वतंत्रता का नाम 1857 नहीं बल्कि 1799 दर्ज होगा, और वो काशी की धरती से होगा। मैं इस सिनेरियो में आया कहां से, इसी बात पे ले जाके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत से वक्त अब बोलने वाले हैं। जब रिसर्च की सारी फाइंडिंग्स आने लगी तो मन के अंदर यह सवाल उठा कि इसे डॉक्यूमेंट्री बनाया जाए तो कैसा रहेगा। और हर विधा की अपनी एक अलग चुनौती है।
लेखन में आप लाइब्रेरी से, डिजिटल से, तमाम जगहों से आप साक्ष्य और सामग्री उठा सकते हैं, पूरी किताब लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो आपको उसका पेट फुटेज से भरना पड़ेगा। 225 वर्ष पहले का क्या कुछ मिलेगा? 3 दिन बैठा मैं टेबल के ऊपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और मैं उठ गया कि यह कार्य शुरू नहीं हो सकता। और उसके बाद चौथे दिन जो कुछ मेरे दिमाग में आया, पूर्ण विनम्रता के साथ मैं कहता हूं, वो मेरा कुछ भी नहीं है। कहीं से कोई दैवीय शक्ति थी, कोई ताकत थी जिसने मुझे कहा कि जब ये कत्लो गारत इस काशी में चल रहा होगा तो कोई तो निशानी इस धरती पे होनी चाहिए। अंग्रेज उन लाशों को लेकर इंग्लैंड नहीं गए होंगे। और इसके बाद मैंने खोजना शुरू किया कि चल के जरा खोजता हूं कहीं कोई मकबरे मजार हैं क्या। और सबसे पहले मकबूल आलम रोड के अंदर जब गया, गेट बंद था छारदवाली डाक के, जब अंदर गया तो बाईं तरफ एक आलीशान कब्र दिखी। दिल धड़कने लगा कि शायद यही हो सकता है। झाड़ झंकार से भरपूर, लगा कुछ लिखा भी है। और जब अंदर गया, मैं कहते हुए मेरे रोमे सिहर रहे हैं कि आप कल्पना कीजिए कि जब उसमें मैं पढ़ता हूं कि साहब ये कमांडर चेरी, कैप्टन कानवे, रॉबर्ट ग्राहम और रिचर्ड इवांस की कब्रें हैं। और किताब की वो तारीख प्रिंटेड दिखी वहां 1799, जब काशी में बगावत हुई थी। यह सब मेरे लिए हैरत का विषय नहीं था। हैरत का तो विषय मित्रों ये था कि शायद दुनिया की ये पहली ऐसी कब्र होगी जहां मरने वाले के साथ साथ उस पे मारने वाले का भी नाम लिखा हुआ था। मर्डर्ड बाई वजीर अली, आसिफुद्दौला का दत्तक पुत्र, जिसे अंग्रेजों ने एक्सेप्ट नहीं किया और जिसके चलते ये सारी कहानियां हुई। और फिर जब सर ऊपर उठाया तो एक ऐसे गवाह को मैंने सर झुकाया जो जब से सृष्टि बनी है तब से हर चीज की, हर घटना की गवाह है। फर्क कितना है, वो बोलता नहीं। ये सूरज तो रहा होगा तब भी, और ये जब कब्र बनी होगी तो आप अंदाजा कीजिए कि किन हसरतों को लेके ये कब्र बनी होगी। और अब अपनी अंतिम बात पे दिल्ली गए, तमाम शोध समिति के लोग, ब्रिटिश आर्काइव तक खंगाले एक एक। अभी भी वो पागलपन जारी है। और आउटपुट क्या हुआ? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इतने अकाट्य तथ्य दिए गए उनको कि उन्हें सारनाथ के शिलापट पे लिखे हुए गलत तथ्यों को परमार्जित करके नया शिलापट लगाना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगत सिंह के नाम के ऊपर लहुरावीर के अंदर एक द्वार बनाया। और यह मुहिम हमारी रुकी नहीं है। हिंदुस्तान के हर उस युवा को इस कहानी को पढ़ाना है कि तुम देखो कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दे दी, जो गुमनामियों के अंधेरे में 225 या 238 सालों से गुम थे। और नमन है उस छठवीं पीढ़ी को। खोजिए कि ऐसा कौन होगा जो अपनी छठवीं पीढ़ी का अंश है और छठवीं पीढ़ी का एक छोटा सा कलंक मिटाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी झोंक देता है। जी हां, मेरा इशारा प्रदीप नारायण सिंह जी से है। और यह मुहिम यही नहीं रुकनी चाहिए। न जाने हिंदुस्तान के कितने ऐसे गुमनाम शहीद हैं जिनकी पूरी की पूरी शहादत आज या तो जमीन के अंदर दफन है
या कुछ लोगों ने, नाम नहीं लूंगा, साजिशन दफन कर दिया और उनको अब बाहर निकाल के लाना है। बस अंतिम 2 लाइन कह के बात समाप्त कर दूंगा। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना है कि झूठ बोलता ही नहीं। जब जब ऐसे जुझारू लोग रहेंगे ये चीजें आएंगी और अंत में सोच विचार पत्रिका को सैल्यूट है मेरी तरफ से कि मात्र 1-2 लेख नहीं, पूरी की पूरी पत्रिका बाबू जगत सिंह के ऊपर आप समर्पित करें। उन सारे तथ्यों को लेकर आए कि वो ऐसा मील का पत्थर बने कि जब भी किसी शहीद का पता खोजना हो तो सोच विचार पत्रिका के कार्यालय तक और वहां तक वो पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता सेनानी इतिहास के पन्नों से गायब हैं, उनकी तलाश बहुत तेजी से हो रही है। बिहार के एक राकेश जी हैं, लगे हुए हैं और हर वर्ष एक ऐसा कैलेंडर बड़ा सा प्रकाशित करते हैं उस पूरे विवरण के साथ। वो इस बार भी शीघ्र आने वाला है, जिसमें 2 पेज बाबू जगत सिंह पर भी है और अन्य ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। मैं एक और जानकारी, निवेदन और स्वागत करते हुए कि हमारे बीच यहाँ श्री सत्यनारायण पांडे जी हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन है। आपने जो बाबू जगत सिंह ने यहाँ मंदिर भी बनवाया, मस्जिद भी बनवाया और गुरुद्वारे के लिए जगह दी। 1984 में वहाँ कुछ ऐसी स्थिति हुई कि वो विवाद चल रहा था और आपके प्रयास से पीछे बैठे हैं बड़े भाई हमारे। आज वो विवाद भी खत्म हो गया और वहाँ भव्य गुरुद्वारा और हनुमान जी का मंदिर बनने जा रहा है। ऐसे हम सत्यनारायण पांडे जी का और आपके बड़े भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करते हैं, जिसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी अहम भूमिका निभाई। हमारे बीच राहुल मेहता जी हैं, जो वाराणसी विकास समिति की कोर कमेटी के सदस्य हैं। आप सबके सहयोग से ये आयोजन आज हुआ है। आप टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, तो आपका भी यहाँ पर स्वागत है। अब मैं सीधे चलता हूँ साहित्यकार, पत्रकार और कवि बड़े भाई आदरणीय हिमांशु उपाध्याय जी के पास, क्योंकि आपने इस पर बड़ा गहन अध्ययन किया है और इतिहास की को बदलनी पड़ी, अपनी धारा इस पर राय व्यक्त करेंगे आदरणीय हिमांशु उपाध्याय। सम्मानित मंच और सम्मानित सभागार को मैं प्रणाम करता हूँ। आज दरअसल स्वागत, उत्साह और आभार का दिन है। बात वहीं से शुरू की जानी चाहिए जहाँ से अभी अभी हमारे पूर्व वक्ता ने इशारा किया। सवाल यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतिहास ने ऐसी भूल कर क्यों दी, क्यों हो गई इतिहास से ऐसी भूल जो जगत सिंह जैसे जननायक को विस्मृत करना पड़े। जगत सिंह का रोल एक छोटा हो सकता है, उनकी भूमिका कम हो सकती है, लेकिन वह भूमिका अपनी व्यापकता को समेटे हुए थी। इसके बावजूद वह इतिहासकारों की आंखों से ओझल क्यों हो गई, यह एक बड़ा सवाल है। इस सभागार से, इस मंच से यह आवाज़ उठनी चाहिए कि जगत सिंह के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेनानी आज भी गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए होंगे, जिन्हें तलाश कर उभारा जाना चाहिए। और यह काम केवल किसी खास व्यक्ति के या किसी सेनानी के वंशज का ही नहीं है, ये हर भारतीय का धर्म है, ये हर उस व्यक्ति का धर्म है जो आज आज़ादी और स्वतंत्रता की सांस ले पा रहा है। मेरे सामने जो बैठी भीड़ है, मैं उनमें अधिकांश लोगों को देख रहा हूँ, बहुत सारे मीडिया से जुड़े लोग हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि उन्हें भी अपनी नज़र तीखी और पारदर्शी रखनी चाहिए,
क्या कारण है कि यदि इस समिति के लोग, जिन लोगों ने रिसर्च समिति बनाई, और इस समिति के लोग न लगे होते तो यह रहस्य का रहस्य ही रह जाता। सारनाथ की खोज किसने की, उसकी वास्तविकता सामने नहीं आ पाती, और जगत सिंह जी का जो योगदान था वह भी गुमनामी के अंधेरे में पड़ा का पड़ा रह जाता। क्यों ऐसा हुआ? हम आज़ाद हो चुके थे, हम संविधान तक चलने लगे थे, अपनी पृष्ठभूमि में अपनी भूमिका निभा रहे थे। सूचना तंत्र और मीडिया, संचार तंत्र सारे स्वतंत्र थे, किसी की नज़र नहीं गई, किसी ने नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। 6 साल पहले, जैसा कि मैंने अभी सुना, 6 साल पहले तक, उसके पहले आज़ादी के बाद से लेकर 6 साल पहले तक जो समिति ने यह काम किया, उसके पहले तक किसी की नज़र क्यों नहीं गई? क्या यह विचार का विषय नहीं है? क्या हम आप जैसे बुद्धिजीवियों के लिए विचार का विषय नहीं है? ये पश्चाताप का विषय है। हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम बधाई देंगे, धन्यवाद भी करेंगे उन लोगों का जिन लोगों ने इसमें मेहनत की, जिन लोगों ने इस रहस्य को उजागर किया। सोच विचार पत्रिका जगत जी पर अपना इशू आयोजित कर रही थी, तो नरेंद्र नाथ जी का फ़ोन मेरे पास पहुंचा। आदरणीय निरंकार सिंह जी का भी आदेश था कि बातचीत की जाए। मैं प्रदीप जी से पहली बार मिला, और प्रदीप जी ने जिस ढंग से बातें बताई, मैं खुद विस्मित हो गया। ये जानकारी मेरे पास भी नहीं थी। मेरा पूरा जीवन अब तक का बनारस की पत्रकारिता से में गुजरा, और मैं भी इस रहस्य से वंचित था। मैं हैरत में पड़ा हुआ था। प्रदीप जी से मैंने कहा भी, ये अद्भुत बात है, कैसे नहीं किसी को पता चला। बाद में मुझे समझ में आया कि कहीं न कहीं कोई बात थी। आज से नहीं, मुझे लगता है सदियों से, तब से जब से जगत सिंह जी का इतिहास निर्मित होना शुरू हुआ, कहीं न कहीं कोई बात थी जिसके कारण यह बात छिपी की छिपी रह गई। मैंने बात की प्रदीप जी से, सारी चीज़ें सामग्री के रूप में मैंने प्रस्तुत की। बहुत अच्छा लगा मुझे यह जानकर, लेकिन अफसोस बराबर होता रहा इस बात का अफसोस कि काशी में रहते हुए हम या हमारे जैसे लोगों ने इसके पहले पहल क्यों नहीं की, क्यों नहीं जानना चाहा कि जगत सिंह की क्या भूमिका थी। मैं बहुत कुछ न बोलकर, हमारे समादरणीय अनेक वक्ता हैं, इतनी सी बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि जो परिवार, जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं रख सकता, वह न परिवार बचता है, न व्यक्ति बचता है, न समाज बचता है, न राष्ट्र बचता है। आज हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम बाबू जगत सिंह को याद करते हुए उस संकल्प को पूरा करने में प्रदीप नारायण जी का या उनके साथियों का या उस टीम का पूरा साथ दें। जहाँ खड़े हैं वहीं से साथ दें, और इसी के साथ इस बात का भी संकल्प लें कि बहुत सारे लोग जो आज़ादी के दीवाने, जिनका मूल्यांकन नहीं किया जा सका, जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए, उन्हें निकालने की दिशा में, उन्हें उजागर करने की दिशा में हम अपना बहुमूल्य समय दें और कोशिश करें कि इतिहास, झूठा इतिहास सामने ना आए, क्योंकि यदि इतिहास गलत होता है, इतिहास में त्रुटि होती है, तो उसका खामियाजा वर्तमान को भोगना पड़ता है। वर्तमान यंत्रणा व्यथा और दिक्कतों का सामना न करे, इसलिए आवश्यक है कि उसे अपनी सतर्क और सचेत भूमिका निभाने के लिए
आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने वैसे भी जो आपको ये पत्रिका मिलेगी तो तथ्य जो आपने उजागर किए हैं आपको पढ़ने को मिलेगा। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे चौथे स्तंभ के सजग प्रहरी पिछले 5 वर्षों से दैनिक जागरण के माध्यम से बनारस को एक नई दिशा, लुप्त सुप्त हो रही परंपराओं को जीवित रखने वाले और यहाँ की जो ऐतिहासिक कार्य रहे हैं उनको ऊंचाई प्रदान करने वाले लखनऊ से चल करके आज स्टेट में अपने अनुभव का लाभ दे रहे हैं परम आदरणीय भारती बसंत जी। उनसे निवेदन करेंगे कि इस मौके पर 2 शब्द। इस सभागार में उपस्थित खुद के अभिभावक के रूप में मंचस्थ विराट विभूति को मैं प्रणाम करता हूँ। बनारस को किसी दिशा देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अतिरेक कर दिया मेरे सम्मान में। बनारस दूसरे को दिशा देता है। मुझे यह गौरव जरूर है कि इस शोध संस्थान की जितनी भी गतिविधियां हुई उन सब से मैं समय समय पर अवगत होता रहा और आक्षरिक अनुष्ठान के रूप में जो कुछ अवदान हो सकता था दैनिक जागरण के माध्यम से उसको करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं खुद को धन्य मानता हूँ। और सब लोग जानते हैं कि इतिहास उन्हीं को याद करता है जो धारा के विपरीत चलते हैं। धारा के साथ चलने वाले कितने राजा महाराजा थे, कितने लोग थे, आज उनको कौन याद करता है। लेकिन 225 वर्ष बाद भी अगर हम जगत सिंह को याद कर रहे हैं और उनकी संतति, उनके वंशज को इस बात का गौरव बोध हो रहा है, तो यह संदेश उन सब भारतीय परिवार के लिए है। चूँकि परिवार जो है वो बहुत 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 खतरनाक मोड़ पर है। हम जगत सिंह के माध्यम से किसी परिवार को सचेत होते देख रहे हैं तो बहुत से परिवार का विघटन भी देख रहे हैं। कल मैं थोड़ी देर के लिए राम सुधार जी के पास था और 2 उदाहरण सामने थे। 2 दिन पहले गोरखपुर में ने अपने बाबा की हत्या इसलिए कर दी कि बाबा ने मोबाइल खरीद कर नहीं दिया था। मैंने पूरी कटिंग दिखाई राम सुधार जी को। और इसी गुरु पूर्णिमा के दिन गाजियाबाद के स्कूल में प्रिंसिपल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई इसलिए कि उन्होंने बाल कटवा कर आने के लिए विद्यार्थी को कहा था। तो मैं ये विषय छोड़ रहा हूँ। जब तक हम जगत सिंह जैसे परम पुरुष के अवदान को, उनके संघर्ष को, उनके तप को अपने आने वाली नई पौध के पास नहीं ले जाएंगे तब तक यह संकट आज दूसरे परिवार में, कल हमारे परिवार में भी आएगा। इसलिए हम सब संकल्पित हों। मैं जब यहाँ था और जब भी जहाँ भी रहूँगा, हमने पूरे पूर्वांचल में जो आज़ादी के स्मृति स्थल थे वहाँ स्कूल के बच्चों को ले जाने, चाहे वो मऊ का फांसी स्थल हो या बलिया में मंगल पांडे जी का स्मारक हो, यह कोशिश की कि 1000-1000 बच्चों के बीच भी अगर हम जाएं और उनको गर्व हो, केवल किताबों पढ़ कर नहीं, उस भूमि का स्पर्श करके गर्व हो कि हाँ, हमारे जिन शहीदों ने बलिदान दिया था उनके बदौलत आज हम स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। तो इस क्रम को बनाए रखना होगा। ऐसे ऐसे छोटे कार्यक्रम और ऐसे ऐसे पत्रिकाओं के अवदान से ही पहले भी चीज़ें आगे बढ़ती रही हैं। आदरणीय नरेंद्र नाथ मिश्र जी का बहुत आभार है। मैं चूँकि अखबारी जगत की ही रोटी खाता हूँ तो मुझे मालूम है कि किसी पत्र पत्रिका का प्रकाशन इस समय कितना संकटपूर्ण है और मैं उनके प्रति प्रणाम निवेदित करता हूँ। और कल भी बनारस में बड़ा आयोजन है, दयानिधि जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इन सब को लेकर के बनारस की जो अस्मिता है उसके गौरव को चलते ही बार बार जो है मुझे यहाँ ऐसे आयोजन में आने से आनंदित महसूस करता हूँ। और प्रदीप जी जब पहली बार आए थे, जब पहली बार हम मिले थे तो उनका मन में थोड़ा उनका संकोच था कि वो अपने परिवार के पुरोधा पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ मैं सुन पाया, सचमुच में जो अभी मेजर साहब कह रहे थे वह सब बहुत ही आंदोलित करने वाला तथ्य था, कथ्य था। और यह सौभाग्य है इस पीढ़ी की कि जो नाम पट्टिका थी सड़क के नामकरण का, सारनाथ के ऐतिहासिक त्रुटि को दूर करने का, इस प्रकार का उपक्रम का भी सौभाग्य मिला। तो ये चूँकि इनकी पवित्रता थी, कार्य की पवित्रता थी, इसलिए जो है यह सौभाग्य मिला। हम क्षमा चाहते हैं कि मैं पूरे समय यहाँ नहीं रह पाऊँगा, लेकिन आप सबके साथ, आप सबके हर कदम में व्यक्ति के तौर पर और संस्थान के तौर पर हमेशा उपस्थित रहूँगा। बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर, आपका अमूल्य समय हमें प्राप्त हुआ। और मैं निवेदन करूंगा, सैकड़ों पुस्तकों के लेखक, समीक्षक बाबू
जगत सिंह पर शोध पत्रिका पर भी अपनी समीक्षा लिखने वाले वरिष्ठ साहित्यकार, हम सबके संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर राम सुधार सिंह जी से कि आप आएँ और अपने विचार रखें। अति सम्माननीय मंच और सभागार में उपस्थित सभी सुधी जन, पत्रकार बंधुओं, सोच विचार पत्रिका का बाबू जगत सिंह पर केंद्रित विशेषांक के लोकार्पण के अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। सोच विचार पत्रिका केवल एक पत्रिका नहीं है, 2008-9 से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका जिसके 16 वर्ष करीब बीत चुके हैं। प्रत्येक जुलाई में इस पत्रिका का काशी विशेषांक प्रकाशित होता है। काशी एक अबूझ है, एक ऐसी सांस्कृतिक नगर है, इसको जितना समझिए उतना अबूझ होती जाती है। प्रतिवर्ष सोच विचार पत्रिका का काशी अंक यहाँ के आध्यात्म, यहाँ के दर्शन, यहाँ की विभूतियों को लेकर के प्रकाशित होता है और लगता है कि अभी बहुत कुछ अधूरा रह गया है। अभी इस वर्ष जुलाई का जो अंक आया है वह सर्व विद्या की राजधानी शीर्षक से आया है, जिसमें कि बनारस की आदिकालीन शिक्षा व्यवस्था से लेकर के और वर्तमान में जिस तरह की शिक्षण संस्थाएं हैं उस पर एक मुकम्मल शोध ग्रंथ के रूप में वह अंक आया है। और ठीक जुलाई के बाद अगस्त का एक सामान्य अंक जो हुआ करता है वह अंक भी विशिष्ट बन गया, क्योंकि हम स्वतंत्रता आंदोलन के दौर को याद करने हैं। तो इस जिस महीने के अंदर हम स्वतंत्रता की आज़ादी का पर्व मनाते हैं 15 अगस्त, उस महीने के अंक में बाबू जगत सिंह का स्मरण करना। काशी की माटी में कुछ ऐसा है, एक तरफ धर्म, दर्शन और संस्कृति है और दूसरी तरफ इसकी माटी में क्रांति और विद्रोह भी है। इस मिट्टी की खूबी है ये। चाहे कोई कितना अपने को बड़ा समझ ले, हेकड़ी बना ले, उसको अपने ठेंगे पर रखने वाला यह शहर काशी है। इसका इतिहास भी है और इसका वर्तमान भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आकर के और यहाँ के रियासतों को अपने अधिकार में ले रही थी, तब काशी की बात सोचें। जिस 1779 की हम बात कर रहे हैं उसके 1781 में ही बाबू चेत सिंह जी के समय में वारेन हेस्टिंग्स किस तरह से उनके ऊपर लगातार दबाव बनाता जा रहा है, टैक्स पर टैक्स लगाता जा रहा है और काशी की जनता एक साथ उठ खड़ी होती है। और तब जन जन के भीतर यह बैठ जाता है कि घोड़े पर हौदा, हाथी पर जीन, भाग गया वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को भगाने की ताकत इस शहर में है, खूबी उसी शहर की है। और 1781 के कुछ ही वर्षों के बाद फिर 1799, उस समय अंग्रेजों की रियासतों के प्रति जो रवैया था बहुत जो कमजोर होता था। रियासत का दायित्व तो उनके हाथ में देना चाहते थे जिसको वो कठपुतली की तरह नचा सकें, जो उनके इशारों पर नाच सके। और कुछ संयोग उस समय ऐसा हुआ कि वजीर अली अवध की नवाबी से हटाए दिस्कृत जाता है इसी पर, और यहाँ जगत सिंह को उनका अधिकार नहीं मिलता है। हम उस इतिहास के उसमें नहीं जाएंगे, आप सभी पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह से अधिकार बाबू जगत सिंह का था, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी नीति से किस तरह उस सत्ता को दूसरे के हाथ में देते हैं। और फिर दो शक्तियां वजीर अली की और जगत सिंह की मिलती हैं। जगत सिंह का वह संगठन शक्ति, जगत सिंह के सारे पूरे सेना और कितने पूरा विवरण दिया है। यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक को केंद्रित करके पूरा यह रिसर्च कमेटी ने अपना काम किया, जिसके प्रतिफल के रूप में यह संग्रह है। यह कोई कथा नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, कोई ऐसे डायरेक्शन नहीं दिया जाता है, बल्कि ठोस प्रमाणों के आधार पर। मुझसे संपादक जी नरेंद्र नाथ मिश्र जी ने कहा कि आपको इस पुस्तक की एक समरी प्रस्तुत करनी है कि इसे पढ़ करके कोई पुस्तक जो नहीं पढ़े वो भी समझ जाएं। बड़ी भारी चुनौती थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ना कि कोई कथा नहीं है कि आप उसको संक्षेप में करके एक बड़ी कथा को छोटी कथा में कह दें, एक रामायण को 4 पंक्तियों में कह दें, ऐसी कथा नहीं है। जो भी इसमें तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं वह बिल्कुल पुरातत्व विभाग के या शोध ग्रंथों से, पुरातात्विक विश्लेषण से जो पाए हैं उसको लेकर के पूरे तथ्य के साथ इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। उसका सारांश प्रस्तुत करना कठिन था, लेकिन इस लगभग 400 पृष्ठ की किताब को मैंने कोशिश किया कि 4-5 पन्नों में उसको रख दूं, और इसको आप पढ़ेंगे तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा। यह पूरा जो आयोजन है ना, सारनाथ की बात की, मैं उसको भी नहीं दोहराना चाहता हूं। देखिए, बड़ा मुश्किल काम था।
प्रदीप नारायण सिंह और उनकी टीम ने जो काम किया है ना, हम प्रदीप नारायण सिंह एक व्यक्ति नहीं हैं, मैं तो कहता हूं प्रदीप नारायण सिंह एक जुनून का नाम है। प्रदीप नारायण सिंह एक ऐसा नाम है जिसके लिए असंभव शब्द केवल शब्दकोश में रह सकता है। जिन लोगों ने कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसको केवल किताबों में पढ़ा है, उसको अगर देखना है तो प्रदीप नारायण सिंह और उनकी टीम को देख लें। अगर आप कोशिश करेंगे तो कभी असंभव हो ही नहीं सकता, जो चाहेंगे वो करेंगे। आप सोच सकते हैं क्या यह संभव था? भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा धर्मराज का स्तूप पर जो फिरा पट्टिका लगाई गई है, उसे बदलवा देना आसान काम था क्या? जब इन लोगों ने प्रयास किया तो मेरे जैसा व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, इतना जल्दी कैसे होगा, और बदल गई पट्टिका। इतिहास बदलना चाहिए, इतिहास बदलने की ताकत। और आप समझिए कि झूठ को बार बार अगर झूठ कहा जाए तो सच हो जाता है, और अगर झूठ सत्ता बोले, झूठ वो बोले जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में सत्ता है, शासन है, तो उसके झूठ को सच होने में कितनी देर लगती है। लगातार झूठ बोलते बोलते एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जिसकी उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तत्कालीन अंग्रेजी शासक। इसीलिए उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि न्यायालय के द्वारा फांसी दी जाती है और वह फांसी बदल जाती है आजीवन कारावास में। क्यों? कारण दूसरे बताए गए किताबों के अंदर, लेकिन मैं तो समझता हूं कि कहीं न कहीं यह रहा होगा कि इस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी तो भूचाल आ जाएगा पूरे देश के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर। इस व्यक्ति को अगर भारत में किसी रखा जाएगा, किसी जेल के अंदर आजीवन कारावास में, तो एक विद्रोह की चिंगारी फैलेगी। इसलिए इसको ऐसी जगह भेजो जहां कोई नहीं पहुंच सकता। हेलेना भेजा गया। तो यह जो है अद्भुत कारनामे हैं, उसको याद करने का दिन है, हम लोगों को आज कर रहे हैं। और भारत की सान्याल से लेकर के राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और काशी की यह भूमि चंद्रशेखर आज़ाद की, उसमें एक नई ज्योति फूटी है। इस अंक में एक जो चढ़े प्राण वेदी पर बिना लिए गर्दन की मोल, रामधारी सिंह दिनकर की कविता उद्धृत की गई है। कलम आज उनकी जय बोल। उस कलम ने जो जगत सिंह की जय बोली है, इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। गागर में सागर भरना आपकी सहज प्रवृत्ति है। सैकड़ों पुस्तकों की समीक्षा करने वाले, सैकड़ों पुस्तकों को लिखने वाले और चाहने वाले इतने हैं कि एक पुस्तक की समीक्षा नहीं होती, कम से कम 2 दर्जन लद जाती। ऐसे व्यस्तता के बावजूद आपने इतना समय दिया, और जो शोध का कार्य हुआ है अपने प्रदीप नारायण सिंह जी के देखरेख में, जब स्वयं वो गए दिल्ली में और उन्होंने जोशी जी को पता चला, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जो पद्म भूषण से अलंकृत हैं, हमारे सांसद रहे हैं इस काशी के, तो बड़ा भाव विभोर हो गए। उन्होंने एनसीईआरटी के डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी को पत्र लिखा कि यह बात पाठ्य पुस्तकों में आनी चाहिए। उनके पास एक ही प्रति थी और उन्होंने उस प्रति को भेजा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि उन्होंने 2 लाइन में ऐसी बात कही कि पूरा इतिहास का तथ्य सामने लाकर रख दिया, और लिखा उन्हें कि भारतीय इतिहास को ब्रिटिश शासन द्वारा किस प्रकार विकृत किया गया, उसका भी यह एक प्रमाणित साक्ष्य है जो छात्रों को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वह इतिहास का भारतीय दृष्टि से अन्वेषण करें। और यही नहीं, उन्होंने उस पुस्तक के बाद लिखा उनको कि संकोच से यह भी लिख रहा हूं कि पुस्तकें पढ़ने के बाद यदि वापस भेज सकेंगे तो अनुग्रहित होऊंगा। फिर बाबू प्रदीप नारायण सिंह ने उन्हें और पुस्तक भेजी, और एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने 29 मई को पत्र लिखा, और सकलानी जी ने अगले ही दिन 30 मई को उनको जवाब भेजा है और लिखा है कि आपने जो पुस्तक भेजी है उसके लिए बहुत धन्यवाद, और इस पुस्तक को हम खरीद कर संदर्भ के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकालय में उपलब्ध कराएंगे और इसे पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के संज्ञान में भी लाएंगे, और उपलब्ध साक्ष्यों का पुस्तक में समुचित उपयोग किया जाएगा। इतनी बड़ी सफलता इतिहास के उस पन्ने को सामने लाने में जो अनकही गाथा का सच है, बापू प्रदीप नारायण सिंह जी, इसके लिए सारा श्रेय, इनकी मेहनत जाता है इनको। मैं इसी संदर्भ में निवेदन करता हूं, अपने बीच अपने
मंच पर उपस्थित आदरणीय, देश में बहुत नाम है आपका, वामपंथी विचारक हैं आप, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाणी संकाय में प्रोफेसर रहे हैं। प्रोफेसर दीपक मलिक साहब को कौन नहीं जानता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान के शिक्षकों के अगुवा रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि हम उनके मुख से आज इस खोज के बारे में हम वहीं से आपको देते हैं, बैठ करके आप हमें अपनी। मैं दो चीज़ों के लिए ख़ास तौर से अभिनंदित करना चाहूँगा शुरुआत में ही। एक तो प्रदीप नारायण सिंह जी को इसलिए, उसका एक कारण है कि विश्वविद्यालय परिसर के बाहर, तथाकथित एकेडमिक सर्कल के बाहर एक इतना बड़ा रिसर्च, एक इतनी बड़ी शोध अगर हुई है तो उसका श्रेय आपको जाता है। और आपने जिस तरह से नेतृत्व दिया है वो अतुलनीय है। इसमें तो हम तो हार गए विश्वविद्यालय वाले। तो ये जो परंपरा चली है, ये केवल आपने एक जिसे कहते हैं कि विश्वविद्यालय परिसर के बाहर का शोध ही नहीं किया है, आपने एक आंदोलन बना दिया। मैं उस आंदोलन में शामिल हो गया, है। ये एक मूवमेंट है और ये एक मूवमेंट अपने शहर को, अपने देश को, अपने अंचल को और उन तमाम उस माहौल को फिर से सोचने के लिए, फिर से उसको याद करने के लिए एक मौका मिल गया, एक ख़ास किस्म का हमें अवसर मिला है। एक दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि 1799 में जब बाबू जगत सिंह का ये प्रकरण निकलता है, उठता है, इत्तेफाक से मैं शायद उनको विस्मृत जननायक नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि स्मृति में थे और वो मिटा दिए गए। वो तो बिल्कुल दबा दिया गया था, वो था ही नहीं, कहीं गायब कर दिया गया था। लेकिन अगर उस संदर्भ को देखें आप, 1799 का वो वक्त, वो जमाना बड़ा ऐतिहासिक वक्त है, बड़ा एक ख़ास किस्म का वक्त है। जैसे आज का वक्त भी ख़ास किस्म का है, बहुत तरह की उठापटक है पूरी दुनिया में। 1799 भी बड़ा उठापटक का था, कम से कम भारत के इतिहास में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मजबूत नहीं बन पाई थी, नंबर 1। 1857 के रिवोल्ट के आने की अभी देरी थी, करीब 47-48 साल अभी होने थे। टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो हो सकता है कि जगत सिंह जी की जो ये कल्पना रही, जो उनका जो ये अभियान रहा, हो सकता है ये सफल हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ये फ़र्क नहीं था जो आज के तारीख में हमको दिखलाई पड़ता है। आज के तारीख में अगर कोई जनविद्रोह हो तो उसको तो है ही एयरफोर्स से, आर्मी से, मिलिट्री से, नेवी से, तमाम चीज़ों से दबाया जा सकता है। इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक, मतलब अब बराबरी नहीं रह गई है, लेकिन उस वक्त बराबरी थी, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं था। बाबू जगत सिंह के साथ जो लोग इकट्ठा हो रहे थे, शायद उसमें एक ही चीज़ का अभाव था, वो था इन्फेंट्री जिसे कहते हैं, गोला बारूद तोप का, उसकी व्यवस्था उतनी नहीं बन पाई थी। लेकिन बाकी तो बहुत संगठित विद्रोह था, बहुत ही संगठित। और अगर उस इतिहास को हम देखें तो करीब करीब बंगाल आर्मी जो इस पूरे इलाके में कवायद करती थी, जिसके मंगल पांडे शहीद बने 1857 में, उसमें लगभग 1 लाख आदमी थे। लगभग 1 लाख आदमी बाबू जगत सिंह ने भी इकट्ठा कर लिए थे। तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होती कि शायद ये पूरा हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल जाता अगर ये घटना हो जाती। नहीं हुई, वो दूसरी बात है। दूसरी बात यह है कि 1799 अपने मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1794 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आ गया था
ज़मींदारों को और काश्तकारों को दोनों की हालत ख़राब थी। ज़मींदारों के लिए बाकायदे उन्होंने एक फिक्स्ड रकम बना दी थी जो उनको जमा करना था, और जमा करने की बाकायदे तारीख भी बना दी थी। तारीख के लिए एक बाकायदे एक्ट बनाया था जिसको सनसेट एक्ट कहते थे। मतलब अगर शाम तक नहीं आप पैसा ट्रेजरी में जमा करते हैं तो आपकी जो ज़मींदारी है उसको ले लिया जाएगा, उसको सरकार ले लेगी। हमारे बनारस में ही बड़े पुराने परिवार हैं, बहुत बड़े परिवार हैं, उनको ज़मींदारी कोई पैतृक स्रोत से नहीं मिली थी। उनको ज़मींदारी उन्होंने खरीदा था, बाकायदे ज़मींदारियाँ खरीदी जाती थी। तो एक तो ये बात है कि असंतोष था चारों तरफ, बड़ा असंतोष था, साधारण असंतोष नहीं था। दूसरी बात, एक मैं अपने शहर बनारस के बारे में भी कहना चाहूँगा। लोग शायद इसको बहुत नज़रअंदाज कर जाते हैं, चर्चा इस पर कम होती है। बनारस बहुत बड़ा बैंकिंग और व्यापार का केंद्र था, बहुत बड़ा। बनारस की जो हुंडियाँ होती थी वो हुंडियाँ यहाँ से लेके पेशावर, पेशावर से लेके आज जो जिसको चेन्नई या मद्रास कहा जाता है वहाँ तक चलती थी। पूरे हिंदुस्तान में चलती थी यहाँ की हुंडी। उस वक्त बैंक तो थे नहीं, आधुनिक बैंक तो थे नहीं, यही हुंडियाँ थी। लेकिन हुंडिया का होने का मतलब होता है एक हैसियत का होना, जो हुंडी दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात थी। इस तरह के शहर में एक विद्रोह का होना एक कोई साधारण बात नहीं बनती है, एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में। ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं हुई, अघटित रह गई। कुछ हो सकता है थोड़ी बहुत जल्दीबाजी भी हो गई, जो आप लोग शायद ये पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा। तो ये सारी घटनाएं हैं, सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, मैं समझता हूँ मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इस पूरे अभियान को मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अभियान बनता, और शायद हिंदुस्तान उपनिवेशवाद के उस दायरे से शायद हट जाता, उपनिवेश का दायरा यहाँ बन ही नहीं पाता, और तब क्या शक्ल होती हिंदुस्तान की वो हम नहीं कह सकते हैं। थोड़ा बहुत चीन को देखने से पता लगता है कि शायद उस तरह की शक्ल बन सकती थी। और आज चीन का जो मुकाबला है वो अमेरिका से है, दुनिया के मालिकाना की लड़ाई शुरू हो गई है, उस पर वहाँ है। शायद उसकी जगह पे, चीन की जगह पे हम रहते, दुनिया के मालिकाने की जगह। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, ये परिस्थितियाँ दिखलाई पड़ती हैं इस पूरे के पूरे इसमें। और एक चीज़ और कह के मैं बात अपनी ख़त्म करूँगा। 1799 में जो हम लोगों को प्रदीप जी जब भी यहाँ मीटिंग वगैरह होती है तो लगातार हमको ले जाते हैं पीछे। जगत सिंह जी का ने एक मंदिर बनवाया है, एक मस्जिद बनवाया है, और अभी अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर जो उन्होंने पहले से ही दे दिया था गुरुद्वारा के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से वो रुका हुआ था, तो गुरुद्वारा के लिए भी ज़मीन दी थी वहाँ पर। ये जो माहौल है, ये समाज जो है, इकट्ठा होने का समाज, इसकी एक तस्वीर उभरती है। और वो तस्वीर कहाँ उभरती है? बनारस में, काशी में, दूसरी जगह नहीं। लखनऊ में अगर तस्वीर उभरती है तो हमको कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता, लेकिन काशी में वो तस्वीर उभरती है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और इससे हम हिंदुस्तान को आंक सकते हैं कि हिंदुस्तान क्या था 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में, कौन सा हिंदुस्तान था। आज जो हिंदुस्तान नहीं रह गया, बदल गया, काफ़ी बदल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस शोध कार्य से उजागर हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि ये न केवल आज ये हम प्रदीप जी के आतिथ्य में बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसके लिए महत्वपूर्ण है, ये पूरे इतिहास जगत के लिए, हम तमाम विश्वविद्यालयों के लिए
और हमारी जो एक पूरी की पूरी इतिहास चेतना थी, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। ये साधारण काम नहीं है, एक असाधारण काम प्रदीप जी के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ, इस रिसर्च कमेटी ने किया। मैं विश्वविद्यालय के स्थापित एकेडमिशियंस की तरफ से, उनकी तरफ से जो स्थापित शोधकर्ता हैं और बड़े प्रोफेसरान हैं, बड़े अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, उन तमाम लोगों की ओर से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं अभिनंदित करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा काम यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, यहाँ हुआ। बहुत बहुत आभार। ये असाधारण कार्य नहीं हो पाता यदि रिसर्च कमेटी की गहराई में आदरणीय त्रिपुरारी शंकर जी, जो हमारे वरिष्ठतम संरक्षक हैं, सदस्य हैं, 2 शब्द बिना बोले आप कैसे जा सकते हैं? नहीं, 2 शब्द मैं आप ही को निवेदन करूँगा। इतिहास परिमार्जित हो रहा है और यही काल क्रम है और इसी से पूरा समाज जीवित रहता है और इसी परिप्रेक्ष्य में ये सारा कार्य हुआ है। हम आपके को धन्यवाद देते हैं। आज के समारोह की विशिष्ट अतिथि विद्याश्री न्यास के सचिव आदरणीय डॉक्टर दयानिधि मिश्रा जी, जो साहित्यिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए आज सर्वाधिक अगर मेहनत कर रहे हैं इस वय में भी, तो आप हर माह देख रहे होंगे कि आपकी चिंता साहित्यिक गतिविधियों को कितना अग्रसर बनाने में लगी रहती है। हमारे संरक्षक हैं वागर्ता विवेक संपृक्तौ वागर्ता प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आदरणीय मंच, सामने उपस्थित विद्वज्जन, अरविंद जी, अशोक जी, राम सुधार जी, और जो बच्चा कुछ था प्रोफेसर दीपक मथोक, दीपक मलिक साहब के बाद अब कुछ करने को मैं समझता हूँ रास्ता नहीं है। और ना अब मैं समझता हूँ कि आप भी चाहते होंगे। मैं अधिक समय आपका नहीं लेना चाहता। मैं हृदय से प्रदीप सिंह जी को के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, अपनी ओर से नहीं, पूरे विद्वत समाज की ओर से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने एक इतना बड़ा मील का पत्थर सामने हमारे स्थापित कर दिया है कि जो लोग इतिहास के पुनर्लेखन की बात जब की जाती है तो चुनौती देते हैं, कहते हैं कि ये सब ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये घटना, ये एकमात्र ये घटना ये सिद्ध करती है कि इतिहास के पुनर्लेखन की महती आवश्यकता है। जो इतिहास लिखा गया औपनिवेशिक साम्राज्य को पुष्ट करने के लिए लिखा गया, उसकी गाथा गाने के लिए लिखा गया। अब वो इतिहास बदला जाना चाहिए और ये जो कार्य भगीरथ प्रयत्न प्रदीप सिंह जी ने किया है, मैं समझता हूं एक उदाहरण होगा इसके लिए, एक शीशा दिखाने का काम होगा कि नहीं, ये देखिए ये घटना हुई जिसे पुरातत्व विभाग को करना चाहिए था, जिसे अकादमिक संस्थाओं को करना चाहिए था, उसको प्रदीप सिंह जी ने किया। और ये जब कभी कोई बात होगी इतिहास लेखन को चुनौती की, मैं तो समझता हूं ये एक बड़ा भारी उदाहरण, एक नजीर हमारे सामने प्रदीप सिंह जी ने रखी है कि देखिए ऐसे इतिहास बदला जाता है, ऐसे भी इतिहास को बदला जाना चाहिए। मैं बहुत आपका आभारी हूं, आपने हमें यहाँ बुलाया और बाबू जगत सिंह जी के प्रति नमन करने का यह अवसर हमें प्रदान किया। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और पुनः यही कहूंगा कि ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। केवल बाबू जगत सिंह ही नहीं है, पता नहीं कितनी विभूतियां, कितने शहीद इतिहास के पन्नों में बंद हैं, खुलने चाहिए
वो पन्ने खुलने चाहिए। तब वास्तव में इस देश को पता चलेगा कि इसके रग रग में क्रांति थी। जो कुछ नाम लेकर के कहा जाता ये थे ये थे ये थे ये थे, नहीं, इस देश के रग रग में क्रांति थी। आप यदि ढूंढें, केवल बनारस में ढूंढें, हजारों हजारों नाम मिल जाएंगे, छोड़िए और जगह की। तो ये संकेत है कि तब पता चलेगा कि हाँ, सचमुच ये देश किस प्रकार संपन्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर भी हैं और हम सबके आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अपने विचार व्यक्त करें। सानंदमानंदमनिवसंतम आनंदकंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। मंच पे आसीन सभी गणमान्य हमारे जो अतिथि हैं, वक्ता हैं, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। सभागार में जितने भी गणमान्य हैं, आए हुए अतिथि, सभी को मैं नमन करता हूं। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया गया, ये मेरे लिए बहुत ही लज्जा का विषय था, क्योंकि मैं इसको अपने को इस योग्य समझता ही नहीं हूँ। इतने बड़े बड़े विभूतियाँ यहाँ पे हैं जिनका नाम जो है पूरे भारतवर्ष में, और मैं एक अकिंचन व्यक्ति, मुझको यहाँ पे आपने मुख्य अतिथि बना दिया। मुझे बहुत लज्जा आ रही है इस बात को लेकर के। मैं यही आपसे निवेदन करूँगा, भविष्य में ध्यान रखिए कि ऐसे जज निरंकार सिंह जी, जिनके बारे में हम लोग हमेशा सुनते रहे हैं, आप आए हैं, दयानिधि मिश्र जी हमारे अग्रज हैं, ये भी सभी, दीपक मलिक साहब हैं, इनको हम उस समय से देखते आ रहे हैं जब ये पैंट और शर्ट पहना करते थे, उस समय से मैं देखता आ रहा हूँ। यूनिवर्सल बुक हाउस लंका में आप दिखाई पड़ते थे हमेशा। मैं बहुत पृष्ठपेषण नहीं करूँगा, जो बहुत लोगों ने अपनी अपनी जब बाबू जगत सिंह जी के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की, उनके कृतित्व को उजागर किया। और फिर अभी जैसे हमारे आदरणीय दयानिधि मिश्र जी ने कहा कि हम सब, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कह दिया, तो मैं वही बात को मैं भी कहता हूँ, मैं भी पृष्ठपेषण अब नहीं करना चाहता हूँ, उसी बात को बहुत दोहराऊँ, पर 2-3 विषय ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो हमारा समाज है, उस समाज को आईना दिखाने का काम प्रदीप नारायण सिंह जी ने किया है कि अपने पूर्वजों के प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करने का, किस तरह से हमें समर्पण करना चाहिए, ये समर्पण भाव उन्होंने दिखाया। हम अपने पूर्वजों के कभी ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। हम जीवन पर्यंत अपना सारा श्रम कर लें, चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी प्रकार से, आर्थिक रूप से, पर उनके ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो ये इन्होंने जो कार्य किया है, ये अतुलनीय है, वंदनीय है और अवलोकन के करने लायक है कि हमें इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हम अपने पूर्वजों को नेपथ्य में डाल करके हम अपने समर्पण सामने सम्मुख ले आएं, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। और हमारे युवाओं को अपने पूर्वजों के जो नेपथ्य में हैं, उनको सामने लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम आज का युवा इतना, मैं देखिए कि मैं एक ज्योतिषी हूँ, मेरे पास बहुत तरह के लोग आते हैं और उसमें अधिकतर लोग सिर्फ यही मैं देखता हूँ कि वो अपने युवा बच्चे के लिए कि नौकरी में है तो तनाव में है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, वो ये नहीं पूछता है कभी अपने पिता के लिए 2 साल से 3 साल से अपने माँ बाप से मिलने नहीं आ रहा है, और जब भी फ़ोन करता है तो माँ बाप को मानसिक रूप से तनाव में डालता है। वो जीवन में संघर्ष नहीं करना चाहता है। वो संघर्ष जो है का जो कष्ट है वो माँ बाप पे डालता है, और माँ बाप मेरे पास आते हैं, अपने कष्टों को पूछते हैं, मैं बताता हूँ। मैं कहता हूँ जीवन में संघर्ष किए बिना कुछ जीवन में उपलब्धियाँ होती हैं नहीं। तो
आज का जो युवा है वो स्व केंद्रित हो गया है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। हम आज हमारे यहाँ भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी जो मोबाइल एक ऐसा आया है, वो एक गलत दिशा में इतिहास को तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग जितने भी लोग हैं अपने पूर्वजों के विषय में जितना हम जानते हैं उसको एक छोटी सी पुस्तिका में तो प्रकाशित करते हैं, जो उन्होंने समाज के लिए देश के लिए अतुलनीय कार्य किया है। वो एक छोटी सी पुस्तिका तो दें, लाइब्रेरी में जाएगी, कोई ना कोई तो पढ़ेगा कि भाई इस व्यक्ति ने क्या किया योगदान। तो उस योगदान के बारे में हर व्यक्ति को अपने माता पिता के प्रति एक सामान्य जो योगदान होना चाहिए उनके कृतित्व के, वो देना चाहिए। मैं अब इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने मुझे बुलाया, मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। आपने सर कितने लोग प्रतीक्षारत रहते हैं, और कस्तूरी अगर मालूम हो जाता कि हमारे पास ही है तो मृग को भी भटकना नहीं पड़ता। हम लोग आपको उस रूप में देखते हैं कि आप कितनी बड़ी बड़ी जटिल समस्याओं का भी आपके बात करने से लोगों का कष्ट हर लेते हैं। ज्योतिष विज्ञान ऐसे खोए हुए लोग कैसे ले आएगा वो तो आप ही बता सकते हैं। आपको मुख्य अतिथि के तौर पे पाकर के हम लोग बड़े गौरवान्वित हुए। हमारे बीच में जो हमको तो पत्रकारिता जीवन में पदार्पण करने का श्रेय आदरणीय निरंकार सिंह जी को ही देख करके मिला। आपकी ही प्रेरणा से हम आए और जहाँ ये लगा के गए आज भी वहीं हूँ। बाकी तो आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, करते रहते हैं। आप सोच विचार पत्रिका के भी सलाहकार संपादक हैं और हमने खूब पढ़ते थे धर्मयुग में, करंट में, ब्लिट्ज में, जब आप नवभारत टाइम्स में रहे, अगर बड़े बड़े अखबारों में। और आज भी आपकी लेखनी का एक एक शब्द जो मंत्र के रूप में काम आता है। ऐसे अपने आज के समारोह को अध्यक्ष को पा करके और आपकी प्रेरणा से इस शोध कार्य को बहुत गति मिली है। आज हमको समारोह के अध्यक्ष के रूप में मिले। हम निवेदन करते हैं कि आप दो शब्द आदरणीय निरंकार सिंह। ये जगत सिंह का मामला जो है 1999 का था। उस समय कैमरे का भी आविष्कार नहीं हुआ था। कैमरे का आविष्कार जो है 1820 में हुआ और फ्रांस में हुआ था, और भारत आते आते वो 1855 में आ पाया। तो उनका कोई फोटो उपलब्ध नहीं हो पाया और ब्रिटेन के पास भी नहीं होगा, क्योंकि मामला पहले का है तो उनके पास भी कहाँ कैमरा रहा होगा। तो ये दिक्कत आती है। क्रांति के बारे में लोग आमतौर से 1857 की क्रांति जानते हैं, लेकिन उससे पहले भी कई क्रांतियाँ हुई जिनके बारे में पता नहीं है और वो दबा दी गई, क्योंकि जानबूझकर अंग्रेज़ों ने दबाया कि इसका प्रचार होगा तो दूसरे लोग और भी उद्वेलित होंगे। तो इसलिए जगत सिंह का भी मामला ऐसा ही था। क्रांति उन्होंने की और वो दबा दी गई, लेकिन लिखने के लिए तो प्रमाण चाहिए। जब संघर्ष हुआ होगा तो कितने लोग मरे। मैंने प्रदीप जी से पूछा था कि जब लड़ाई हुई तो दोनों तरफ से मरे होंगे लोग, तो कोई ब्यौरा नहीं वो दे पाए। और फिर मैंने सोचा दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि जब सरकार ही उसको ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ही दबा रही थी तो कैसे देते। लेकिन जो 4 अंग्रेज मारे गए उसमें एक कमांडर रैंक का आदमी था और एक कैप्टन था, 2 सार्जेंट वगैरह रहे। तो ये बड़े पद पर थे। तो इनका मरना बताता है कि भीषण संघर्ष हुआ होगा। कितने सिपाही मरे होंगे उधर से इधर से, इसका कोई ब्यौरा नहीं है। चूँकि उनकी लाश यूँ ही दफना दी गई होगी, और ये उस समय हवाई जहाज़ नहीं थे कि लाश ले जाते, इसलिए यहाँ ईसाइयों के कब्रिस्तान में उन्होंने दफनाया और उस पर संयोग से नाम भी लिखे थे उनके। तो बाकी चीज़ें जो हैं अभी खोजबीन चल रही है। इनको ब्रिटिश लाइब्रेरी से जितनी सामग्री मिली उसके आधार पे पुस्तक जो है उन्होंने लिखी, और उसी आधार पर हमारे सामने पुस्तक प्रस्तुत की। तो हमने अखबारों के लिए कुछ लेख लिखे। तो कई सवाल इनसे उठाते रहे
फिर हम ये जवाब क्या देते हैं, हम खुद ही उसका उत्तर समझ गए कि हो ही नहीं सकता है फोटो। तेल चित्र वगैरह हो सकता था, लेकिन वो शायद नहीं बन पाया होगा या नष्ट हो गया होगा पुराना। इसके पहले अंग्रेज जो है वो यहाँ जब आए 16 से 13 में, जहांगीर बादशाह था, तो उनसे कहा हमें एक व्यापारिक चौकी बनानी है, तो आप हमें गुजरात के सूरत में जगह दे दीजिए। तो एक व्यापारिक चौकी उन्होंने बनाई, व्यापारिक नाम। और 16 से 13 में एक चौकी बनी, और 17 से 7 में आते आते उन्होंने सैकड़ों चौकियाँ बना ली। चौकियाँ ही नहीं बनाई, व्यापारिक शक्ति के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक और सैन्य शक्ति भी अपनी मजबूत की। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उसी के साथ साथ फिर से रियासतें पनपना शुरू की, मराठों की, राजपूतों की, सिखों की फिर से पनपने लगी। लेकिन इन 100 सालों में लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि व्यापारिक कंपनी से सैन्य शक्ति भी हो गई। फिर जो है 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, उसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा दिया। उस लड़ाई में साढ़े सात साल तक चली। उस लड़ाई में हारने के बाद मजबूत हो गए, और उस मजबूती के बाद बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला, वो भी अंग्रेज़ों से लड़ा, लेकिन उसका सेनापति जो मीर जाफ़र था वो अंग्रेज़ों ने उसको मिला लिया, और वो हार का मुँह उनको देखना पड़ा, और इन्होंने मीर जाफ़र को वहाँ का बंगाल में प्रतिनिधि बना दिया, और इसका अपना प्रतिनिधि बना के रखा उसको, तो वो राज करने लगा। अब एक और युद्ध हुआ था 1764 में बिहार के बक्सर में, उसमें भी ये जीत गए अंग्रेज लोग। फिर ये 1799 में जो जगत सिंह का युद्ध हुआ, तो इसमें भी जब संघर्ष तो हुआ होगा, लेकिन हार किन कारणों से हुई? एक तो तोप नहीं थी, अब तोप के आगे जो है चलता नहीं है। इसी समय 1799 में मैसूर की चौथी लड़ाई हुई, तो टीपू सुल्तान भी हार गया, चौथे संघर्ष में हारा, 3 संघर्ष में नहीं हारा था, वो भी तोप की वजह से न होने से उसको भी समर्पण करना पड़ा। तो जो देश के लिए मरे, आत्मसम्मान, अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए, तो उनको याद करना हम सब लोगों का कर्तव्य है। अपनी देश की आन बान शान के लिए उन्होंने जान दे दी। उन्होंने पराधीनता या उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। ऐसे लड़ाई और हुई होगी लड़ाइयाँ, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं उपलब्ध है। तो ये खोजबीन का है, क्योंकि वो दबाते गए। बहरहाल जैसे जैसे जो चीज़ें मिल रही हैं वो आ रही हैं। तो उसी क्रम में ये पत्रिका का जो है विशेषांक आया है, और बहुत कोशिश की गई कि जगत सिंह का कोई तेल चित्र भी मिल जाए, जैसे मुग़लों के समय अकबर वगैरह के तेल चित्र बने हुए हैं, तो उस टाइप का भी शायद नहीं रह पाया होगा, तो नहीं दे पाया। कर सकते हैं दादा परदादा की जब तस्वीर तो उनका एक बना सकते हैं। इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि अभी हम लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं, अभी इंतजार कीजिए। देखिए 18 मार्च 1799 को जब उनकी गिरफ्तारी यहीं जगत सिंह कोठी से हुई थी, जो निवासी स्थान था, तो अंग्रेजों ने अपने काम का सामान, जितनी चिट्ठी पत्री थी विद्रोह से रिलेटेड, 1.5 बुलपॉट टिकट, बाकी उनकी लाइब्रेरी और सारे प्रॉपर्टी के कागज और कोठी में आग लगा दी थी। तो अभी
उनका कोई चित्र नहीं मिल रहा है। वो एक फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे, उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की टाइटल दिया था किसी नवाब। वो बहुत अच्छे कवि भी थे। तो वो भी तस्करा उनका नहीं मिल रहा है, चित्र नहीं मिल रहा है या चित्र नहीं मिल रहा है, और उनकी सही जन्मतिथि भी नहीं मिल रही है। ये 3 चीज की खोज जारी है। इसकी एक उम्मीद की किरण है, जब चुनाव कोर्ट से उनको 10 अगस्त को ब्रिटिश सेना के घेरेबंदी में यहाँ से कलकत्ता शिफ्ट किया गया था, तो वो 31 अगस्त को कलकत्ता पहुँचे थे। 10 अगस्त को नाव परिवहन से गंगा से वहाँ भेजा गया था, वो रिकॉर्ड है। 31 अगस्त को फोर्ट विलियम में कैद किया गया, वो रिकॉर्ड है। लेकिन वहाँ के जेलर को टाउन मेजर कहा जाता था, उसका रजिस्टर नहीं मिल रहा है। अगर वो रजिस्टर मिल जाएगा तो उसमें कैदी का हुलिया लिखा होगा। तो बहुत जगत सिंह का अगर हुलिया भी मिल जाएगा तो उनके ग्रैंडसन का चित्र है, उससे हम लोग बनवा लेंगे। तो इसी आशा में है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से न बना के उसमें आशीर्वाद आप लोग दें कि वो मिल जाए। ठीक है, अच्छा। तो जो ये कंपनी का युद्ध था, तो इसमें छिटफुट संघर्ष हुए। ज़्यादातर लोगों ने समर्पण कर दिया, समझौता कर दिया। यहाँ बनारस में भी जो है काशी नरेश है, सब दूसरे लोग जो है एग्रीमेंट कर लिया, उनसे बना लिया। सब जगह लड़ने वाले बहुत कम मिले। अगर एक साथ लड़ते तो कुछ हो भी सकता था। तो ये शुरू से ही रहा है कि लड़ने वाले लोग कम रहे, और वो भी अलग अलग समय पर एकजुट होकर नहीं लड़ पाए। तो इसलिए हार का मुंह देखना पड़ा देश को। ये दुख की बात है। फिर भी जो लड़े उनको नमन है। बहुत बहुत आभार के साथ निवेदन करेंगे पत्रिका के संपादक आदरणीय नरेंद्रनाथ मिश्र जी से कि आप आएं और जो अंक प्रकाशित हुआ है उसके कुछ अंश पर भी संक्षिप्त प्रकाश डालें, और आप सबके प्रति आपके स्नेह के लिए, आपके बहुमूल्य समय के लिए आभार प्रकाश करें। आदरणीय नरेंद्रनाथ मिश्र जी। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लखनऊ से पधारे वरिष्ठ पत्रकार भाई निरंकार सिंह जी, मुख्य अतिथि बनारस की काशी की ज्ञान परंपरा के स्तंभ चंद्रमौली जी, दादा दयानिधि जी, दीपक मलिक जी, डॉक्टर राम सुधार जी, हिमांशु भाई, प्रदीप नारायण सिंह जी, संचालन कर रहे राजेंद्र जी, आप सबको मैं वाराणसी विकास समिति की ओर से, अपनी ओर से, सोच विचार पत्रिका की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं। राजेंद्र जी ने बताया कि इस अंक के प्रकाशन की संक्षिप्त भूमिका ऐसे समय में जब अधिकांश लोग अपने श्रम का, समय का, धन का उपयोग अपने भौतिक विकास के लिए करना चाहते हूँ, ऐसे समय में एक चेहरा सामने आता है बाबू प्रदीप नारायण सिंह जी का, जो अपना सर्वस्व धन, समय, श्रम लगा करके एक टीम बनाते हैं, जिसमें मेजर अरविंद सिंह जी, अशोक आनंद जी, ऐसे तमाम लोग जुटते हैं और इस कार्य को अंजाम देते हैं। तो पहला तो कारण ये था। दूसरा कारण कि आज के किसी युवा से आप उनकी वंश परंपरा पूछ लीजिए तो दादा से अधिक नहीं बता सकते। लेकिन प्रदीप नारायण सिंह जी ने 6वीं पीढ़ी, 12वीं पीढ़ी तक
आपने सोचिए कि कितना बड़ा अपने पूर्वजों के प्रति आपकी निष्ठा है। तीसरा कारण, इसी बनारस में कुछ लोगों को, कुछ छोड़ दीजिए, अपवाद स्वरूप कुछ लोग हैं, नहीं तो इतने स्वनामधन्य साहित्यकार हुए हैं, उनके परिवारजनों को, अपनी पिछली पीढ़ी को, अपने पिता को जहाँ पे याद करने का समय नहीं है, ऐसे समय में बाबू प्रदीप नारायण सिंह अपनी छठवीं पीढ़ी के पूर्वज के क्रियाकलापों को, उनके प्रकाश को प्रकाशित कर रहे हैं। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण कारण था। कुछ संयोग घटित हुआ, मैं लखनऊ गया निरंकार भाई जी के पास, तो आपने मुझे वो किताब दी और बताया कि देखिए बनारस में ऐसा काम हुआ है। उसके बाद दूसरा संयोग ये घटित हुआ कि डॉक्टर अजय पांडे जी का एक कार्यक्रम था जिसमें भाई प्रदीप नारायण सिंह जी हमको मिल गए और उसमें इनसे चर्चा हुई थी। इन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की कि भाई इस पे अंक निकाला जाए। तो मित्रों, हमने पहले ये कार्यक्रम था कि इसको काशी अंक में डाला जाए, लेकिन काशी अंक में अगर डाला जाता तो उसे वो महत्व नहीं मिलता जो हम चाहते थे। इसलिए इसको स्वतंत्रता दिवस अंक के रूप में और बाबू जगत सिंह जी के ऊपर हमने इसको केंद्रित किया। मैं इस संदर्भ में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इसमें लेख तो बाबू जगत सिंह पे सिर्फ 3 हैं, 3 पेज के 2 और 7.5 पेज का 1। लेकिन इन लेखों को लिखने में जिन लोगों ने मतलब जो परिश्रम किया है उसका विशेष धन्यवाद मैं ज्ञापित करूंगा। भाई निरंकार जी ने, डॉक्टर रामसुधार सिंह जी ने, जैसा कि रामसुधार जी ने जिक्र किया कि 700 पेज की 400 पेज की पुस्तक का सिनॉप्सिस 7 पेज में लिखना कितना कठिन काम है। इस ऐसे अभियान के जो संचालक है उनका साक्षात्कार लेना कितना कठिन काम है, लेकिन इन लोगों ने सबने इसको पूरा किया और जिसके परिणाम स्वरूप ये अंक आपके सामने है। मैं पूरे मंच पर उपस्थित लोगों को, अपने सामने बैठे हुए बनारस के जो क्रीम लोग हैं, जो सक्रिय लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, जो लेखक हैं, विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए हैं, आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विशेष तौर से राजेंद्र दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शहर के संस्थाओं के बराबर एक एक व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं सभागार में। आप सबका अमूल्य समय देने के लिए हृदय से अभिनंदन, स्वागत। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अल्पाहार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसका सम्मान बढ़ाएं और आज का कार्यक्रम यही विश्राम लेता है। अल्पाहार के लिए आए। धन्यवाद।